प्यारे बच्चों, कल हम आप लोगों को अध्याय 1A का 11 क्वेश्चन तक बता चुके थे। 3-4 क्वेश्चन रह गया था जो सेम टाइप का था, उसको होमवर्क में छोड़ दिया गया था। आज हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली 1 का B। ये वास्तविक संख्याएं चल रहा है, वास्तविक संख्याएं। और जो क्वेश्चन होमवर्क में छोड़े जा रहे हैं आप लोग उसको लगाने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आएगा तो वो सभी विद्यालय में बताए जाएंगे क्रम से। तो चलिए 1B का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कुछ संख्याएं दी गई हैं जिन्हें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो 140, 156, 3825, 5005, 7429। तो इन संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए ये तो दोनों छोटी संख्याएं हैं। थोड़ा 3825 से हम शुरू करते हैं। 3825 को इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? क्योंकि लास्ट में इकाई के अंक पे 5 है तो ये 5 से ही कटेगी, या फिर 3 से भी कट सकता है। 3 दूनी 6, 2 3 सते 21, हाँ 3 से कट जाएगा तो 3 से काट लेते हैं। 3 एकन्ने 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अभी 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 बटे 40, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकन्ने 5 सते 35 और ये अब 17 से कटेगा सीधे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यही इसके अभाज्य गुणनखंड का रूप हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें बता देते हैं। 7429। हवा काफ़ी तेज चल रही है इसलिए दरवाज़ा खटर खटर हो रहा है। 7429 इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 7429 को का गुणनखंड करेंगे। देखते हैं क्या ये 3 से कट रहा है। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 सते 21 नहीं कट रहा है। 3 से अगर नहीं कट रहा है तो ये कटेगा शायद 7 से। 7 कन्ने में 7 छक 42 नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं, 11 छक 66, 8 हो गया, 11 सते 77, 5 हो गया नहीं कटेगा। 13 से देख लो, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 9, 13 सते 91 नहीं कटेगा। 19 से 19 तियाँ 57, ठीक है 19 से कट जाएगा ये, तो 19 से काट लेते हैं। 19 तियाँ 57, बच गया 17, 17 आ गया, 172 हो गया। 19 नवा 171, 1 आ गया, 19 एकन्ने 19। अब ये कटेगा 19 से नहीं कटेगा, 19 से नहीं कटेगा तो ये 17 से कट जाएगा। 17 से कटेगा, 17 दूनी 34, 5 हो गया, 17 तियाँ 51। अब ये 23 से कटेगा। तो इसका 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ये आंसर हो गया। शेष 2-3 क्वेश्चन है इसमें। 5005 है, 156 है, 140 है, तो इसको होमवर्क के रूप में आप करिएगा। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, दूसरा। अगला क्वेश्चन है, हमें अगले क्वेश्चन में HCF और LCM ज्ञात करना है दिए गए संख्याओं का, और जांच भी करना है कि दिए गए संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं उसको हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 दो संख्याएं दी गई हैं। कह रहा है इसका HCF और LCM निकालिए और प्रूफ कीजिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM भी होता है। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से कटेगा 13 बचेगा और 13 से कट जाएगा। इसी तरह से 91 का अभाज्य गुणनखंड
7 से कटेगा 13 बार जाएगा और 13 से कट जाएगा। तो HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन नंबर्स होते हैं वही HCF होता है। तो इसका HCF हो जाएगा, दोनों में कॉमन कौन सा है, 13, तो इसका 13 HCF हो गया। और LCM अगर निकालें, LCM मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही हैं, जो नहीं कॉमन होता है उसे भी लिखते हैं, जो नहीं कॉमन होता है उसे भी लिखते हैं। तो इसका LCM हो गया 7 दूनी 14 और 13 चौके 52, 13 करने 13 5 18, 182, यानी कि HCF आ गया है 13 और LCM आ गया 182। अब हमें सिद्ध करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। देखिए संख्याएं क्या क्या हैं, हम बायां पक्ष ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं बायां पक्ष। संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं हमारे पास हैं 26 गुणे 91, 26 और 91 का गुणा करते हैं, 26 करने में 26 हासिल में 2, 26 नवा 234 और 2 हासिल था 236 हो गया, यानी कि 2366 आ गया। अब हम RHS लेते हैं और RHS देखते हैं क्या 2366 आ रहा है। RHS हमारा है LCM गुणे HCF, तो LCM हमारा निकला 13 और LCM है 182, गुणा कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 13 बट्ठे 104, 2 106 हासिल में 10, 13 करने 13 10 23, तो ये भी आ गया 2366 और ये भी 2366। तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, यानी कि प्रूव्ड हो गया। अतः ऐसे कर सकते हैं, अतः LHS बराबर, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड RHS। चलिए इसी के साथ दूसरे का, ये पहला क्वेश्चन था, पहला था, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाकी शेष क्वेश्चंस हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोगों को नोट कर दे रहे हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92 है। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, 336 और 54, ये दो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, होमवर्क है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 15, 12 तथा 15, 12 और 21। अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करने के लिए पहले हम 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 दूनी 4 तियाएँ 12, यानी कि 2 गुणे 3। इसी प्रकार 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 5। इसी प्रकार 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 7। अब HCF कैसे निकलता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो तीनों में कॉमन होता है, जो तीनों में कॉमन होता है वही HCF होता है। तो HCF बराबर तीनों में कॉमन अंक 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि HCF हमारा 3 आ गया। अगर LCM की बात करें, LCM होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही हैं, जो नहीं कॉमन होता है उसे भी लिखते हैं, यानी कि 2 नहीं कॉमन है तो 2 को भी लिखेंगे, यहाँ भी 2 नहीं कॉमन है 2 को भी लिखेंगे, 3 कॉमन है 3 भी लिखेंगे, 5 नहीं कॉमन है 5 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे। तो इस तरह से गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 तियाएँ 12 पचे 60, छक्का 60, 37 420, 7 छक 42, 420 आ गया LCM। हमें यही निकालना था। शेष इसमें 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो दोनों होमवर्क हैं। तीसरे में 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्या हैं, होमवर्क हैं, आप लोगों के लिए करिएगा, नहीं आएगा तो क्लास में बताया जाएगा। बहुत ही आसान है, आ जाना चाहिए। 17 है, 23 है और 29 है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, ये भी क्या है, होमवर्क है आप लोगों के लिए। होमवर्क इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप कुछ ना कुछ करते रहें। 8, 9 और 25, 8, 9 और
25। इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, संख्याएं दी गई हैं 306 और 657। 306 और 657। एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ दिया है 9। कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ दिया है, संख्याएं दी गई हैं, ये संख्याएं हैं, हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए अभी हम एक फार्मूला लिखे थे, संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि संख्याओं का गुणनफल 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ का मान 9 है गुणे एलसीएम। अगर यहाँ से हम एलसीएम निकालें तो 9 इधर आएगा, अपान में हो जाएगा, यानी कि 306 गुणे 657 अपान 9। 9 से काट देंगे, 9 से काटेंगे, 9 सत्ते 63, 2 बच गया, 9 तिरिक 27, 73 आ गया। अब 73 का 306 में गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 73 का 306 में गुणा करते हैं, 3 छक 18, 1 3 तिरिक का 9, 7 छक 42, 4 7 तिरिक 21, 8 3 3 2 2, 22,338, 22,338। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन बहुत छोटा प्रश्नावली, बहुत आसान प्रश्नावली है ये। पाँचवा क्वेश्चन है, एचसीएफ दिया गया है, 2 संख्याएं दी गई हैं। पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं। संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी हैं? 225 और 60 संख्याएं हैं, 225 कामा 60। एचसीएफ दिया गया है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया है 25 गुणे 5 माइनस 10x। 25 गुणे 5 माइनस 10x। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? x का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम जानते हैं 225 और 60 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 225 और 60 का एचसीएफ क्या होगा? देखिए पहले इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 225 का अभाज्य गुणनखंड 2 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से भी कट जाएगा, ये 3 से सीधे काट लेते हैं। पहले छोटी संख्या 3 है, 3 से काटेंगे तो 3 सते 21, 1 बच गया, 3 पच्चे 15 यानी कि 75 आ गया। 75 को 5 से काटेंगे, फिर 3 से कटेगा। 75 जो है वो फिर से 3 से ही कट जाएगा। 25 तियाँ 75 होता है, 25 बच गया, वो 5 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो 2 बार 3 संख्याएं आ गई और 2 बार 5। इसी प्रकार 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, ये 20 कितना हो गया? 30 हो गया। फिर 2 से कट जाएगा, 15 हो गया। फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। 2 दूनी 4 तियाँ 12 पच्चे 60। अब एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन क्या? ऊपर वाले किसी भी संख्या में 2 कॉमन है? नहीं है। 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक पद तो कॉमन हो गया। अगला 3 इसमें है, इसमें 3 नहीं है। फिर 5 है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तो 5 है। बाकी शेष कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ आ गया 15। अब चूंकि हमें एचसीएफ दिया गया है पहले से 25 गुणे 5 माइनस 10x और एचसीएफ का मान, अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लें तो एचसीएफ का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से देखिए 1 में एचसीएफ बराबर इतना दिया गया है और एचसीएफ का मान 15 निकल चुका है। तो 25 गुणे 5 माइनस 10x। 10x को हम इस साइड लेके आ जाएंगे और 15 को इधर कर लेंगे। तो 10x बराबर 25 पचे 125 और 15 इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। -15 हो गया। अब 10x बराबर 125 में से 15 घटाएंगे 110, तो x बराबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, 110 बटे 10 यानी कि x बराबर आ गया 11 दहाई में 110। तो x का मान कितना आ गया? 11। यही क्या है? यही आंसर है, यही आंसर है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
छठवां क्वेश्चन है, दो संख्याएं दी गई हैं, उनका एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम ज्ञात करना है। छठवां क्वेश्चन, संख्याएं क्या क्या हैं? संख्याएं हैं 120 और 225, 120 कामा 225। एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया है? 15 दिया है, और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम क्या करना है? एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम हम ऐसे ही रहने देंगे। एचसीएफ दिया गया है 15, संख्याएं हैं 120 गुणे 225, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल होता है फार्मूला में। तो अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम बराबर होगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, इस साइड जाएगा 225/15। अब 15 से काटेंगे अगर तो 15 बटे 120 होता है। 225 का 8 से गुणा करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल में 2, 8 दूनी 16, 2 1800 आ गया एलसीएम। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। अब 7वां क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया गया है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना है तो हमें इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। ये है y से दूर संख्याएं निकली हुई हैं, सॉरी 4 × x, 4x, x के भी दो शाखाएं हैं 3 और 7, 3 और 7। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे x और y का मान, तो x से दो शाखाएं 3 और 7 हैं, तो x का मान हम सीधे सीधे निकालेंगे 3 × 7 करके। तो x बराबर 7 × 3 = 21 आ गया। अब x का मान जब 21 आ गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 21 रख देंगे, तो y का मान 21 × 4 हो जाएगा। अतः y का मान निकालें अगर हम, तो y का मान होता है x × 4 होना चाहिए, और x × 4, चूँकि x का मान 21 निकल चुका है, × 4, तो y बराबर आ गया 84। हमारा आंसर हो गया कितना? 21 और 84, यही आंसर हो गया। अतः x बराबर 21 और y बराबर 84। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, 18 और 117 के एचसीएफ को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात करना है। साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो संख्याएं दी गई हैं। 8वां क्वेश्चन है, संख्याएं दो दी गई हैं, एक है 118 और अगला है 117। 117 इनका एचसीएफ दिया गया है। इनका एचसीएफ क्या है? 18m - 117, 18m - 117। हम क्या करते हैं, जब हमें दो संख्याएं दी गई हैं, उनका एचसीएफ दिया गया है, तो हम पहले उनका एचसीएफ अपनी तरीके से निकाल लेते हैं गुणनखंड करके। तो कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड 18 का हो जाएगा 2 × 3 × 3, देखो 3 दूनी 6, 3 × 18। इसी तरह से 117 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 39 बार जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27। फिर 3 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा, फिर 13 से काट देंगे, यानी कि 3 × 3 = 9, तो 13 × 9 = 117 होता है। तो अब हम एचसीएफ अगर यहाँ से निकालें, एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होते हैं। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 हो गया। फिर 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 हो गया। तो एचसीएफ हमें 9 निकल गया, जबकि हमें एचसीएफ का मान दिया गया है 18m - 117। एचसीएफ का मान कितना दिया है? 18m - 117। अब हम एचसीएफ की जगह पे 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 निकाल चुके हैं। तो 9 बराबर 18m - 117। अब 117 को अगर इधर करें तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 18m बराबर 9 + 117। तो m बराबर 18 इधर जाएगा, डिवाइड के रूप में होगा, क्योंकि इस साइड गुणे में है। 117 में 9 जोड़ेंगे तो 9 × 7 = 16, 126/18।
तो यम बराबर 18 सत्ते 126 होता है। 18 सत्ते 126 होता है, तो यम का मान 7 आ गया। अब कह रहा है कि 118 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो चूंकि हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल चुके हैं, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल चुके हैं, इसलिए अगर यहाँ से हम एलसीएम निकाल लें, एलसीएम निकालें, तो एलसीएम होता है कॉमन पद भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता वो भी लिखते हैं। यानी कि 2 कॉमन नहीं है 2 भी लिखेंगे, 3 कॉमन है 3 लिख लिए, फिर से 3 कॉमन है वो भी लिख लिया, फिर 13 नहीं कॉमन है तो इसको भी लिखेंगे। तो एलसीएम मिलेगा 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18, 18 गुणे 13, 18 तियाँ 54, 18 करने में 18 5 23, यानी कि आ गया 234। हमारा एलसीएम हो गया 234 इसका क्या है, एलसीएम आ गया 234। ये आंसर हो गया, एलसीएम निकल गया। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 पे पावर n कह रहा है कि क्या कभी ये 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त। अच्छा देखिए, 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का होना अत्यंत जरूरी है, तभी संख्या 0 पर समाप्त होगी। क्योंकि 5 दूनी 10 होगा, तभी तो 10 यानी कि 1 के आगे 0 आएगा। तो 2 और 5 होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 6 पे पावर n को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पर पावर n। चूँकि इसके गुणनखंड में कहीं भी 5 नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए 6 पे पावर n कभी भी 0 से समाप्त नहीं होगी। तो ऐसे लिखेंगे, चूँकि 6 पे पावर n के गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है, इसलिए 6 पे n किसी संख्या n के लिए, n का कोई भी मान हो हमें उससे मतलब नहीं है, 6 पे n किसी भी n के लिए, किसी संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा जब तक इसमें 5 नहीं आएगा। 2 तो है, 2 इसमें है, लेकिन 5 नहीं है। 5 होता तभी तो 5 दूनी 10 होता और 0 पे समाप्त होता। n का मान कुछ भी हो, चाहे 100 हो, 200 हो, 500 हो, उससे मतलब नहीं है। चलिए 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन है, संख्या दी गई है। चलिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए हम 10वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चलिए बता देते हैं 10वां क्वेश्चन, इसके बाद ही छोड़ते हैं, थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो। 10वां क्वेश्चन है, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 9 प्लस 1 मिनट, 7 गुणे 11, पेन भी नहीं चल रहा है, 7 गुणे 11 गुणा 13 प्लस 13 और 6 गुणे 7 तथा 6 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। करा सिद्ध कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं, तो पहले हम इसको लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को सॉल्व करेंगे। देखो दोनों में ये गुणन के रूप में है, ये बीच में प्लस है, तो 13 अगर हम कॉमन कर लें तो हमें मिलेगा 7 गुणे 11 प्लस 1, तो 11 सत्ते 77, 1 78, 13 गुणे 78 हो गया। 13 का 78 में गुणा करेंगे, 13 बटे 104, 13 सत्ते 91, 91 10 101, यानी कि आ गया 1014, और 1014 13 और 78 दोनों से भाज्य है, अतः ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य है।
क्योंकि हम 13 से काटेंगे तभी कट जाएगा और 78 से काटेंगे तभी कट जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्या लिख लेते हैं 6 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 2 गुणे 1 प्लस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों में 5 कॉमन है, 5 अगर कॉमन कर लें तो बचेगा 6 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। देखो 5 6 सते 42, 42 4 तियाएँ 12 दूनी 24 का 42 में गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा। 24 दूना 1 मिनट 6 सते 42, हाँ 24 दूना 48, हासिल में 4 और 24 चौक का 96, 4 100, यानी कि 108 प्लस 1 109 हो जाएगा। और 5 का 109 1009 में गुणा करेंगे तो 5 9 45 और 5 0 0 4 हो गया। 5 0 0 5 1 5 5045 आ गया। ये भी क्या है, भाज्य है। क्यों भाज्य है समझा रहे हैं आप लोग को। भाज्य इसलिए है क्योंकि ये 5 से भाज्य हो जाएगा और 1009 से भी भाज्य होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि दी गई जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, भाज्य हैं। अतः दी गई संख्याएं भाज्य हैं। अतः दी गई संख्याएं भाज्य हैं। इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान था। 2 क्वेश्चन बचा है, आप लोग लगाने का प्रयास करना, क्योंकि 14वां और 12वां क्वेश्चन सेम टू सेम 7वें की तरह है, होमवर्क छोड़ दे रहे हैं। और 13वां क्वेश्चन इसी क्वेश्चन टाइप का है, 10वें की टाइप का है। इसमें भी भाज्य संख्याएं चेक करना है, तो आप लोग इसको होमवर्क में करिएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए।